से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। राजस्थान कांग्रेस के कई प्रत्याशियों में चुनाव से पहले हताशा देखने को मिल रही है, जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। पहले जयपुर से सुनील शर्मा ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, फिर राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। रावत ने कहा, मेवाड़ में लगातार पार्टी का जनाधार गिर रहा है। वहीं जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास भी बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं। खाचरियावास ने कई बार मीडिया से कहा, मैंने टिकट नहीं मांगा। प्रत्याशियों की हताशा पर अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि भाई आपके कांग्रेस के प्रत्याशी इतने सारे हताश हो रहे हैं। तो डोटासरा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रत्याशियों का मोरल बूस्ट करने का कोई इंजेक्शन नहीं है। डोटासरा जी ने यह बातें कही। कांग्रेस छोड़ने पर नए नेताओं को तवज्जो मिलेगी, यह बात भी गोविंद डोटासरा ने कही और कहा कि आलाकमान के आने से पहले प्रदेश कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। और बड़ी खबर बीकानेर से बताते हैं आपको, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पर आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने का आरोप लग रहा है। नामांकन के दौरान शपथ पत्र जो एफिडेविट दाखिल किया जाता है, उसमें आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने का आरोप लग रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की है। जेएनवीसी में गोविंद राम के खिलाफ हिस्ट्री शीट खुले होने के आरोप लगे हैं। गोविंद राम मेघवाल का नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही है। जिला निर्वाचन शाखा ने कहा, नामांकन पत्रों की जांच के बाद शिकायत मिली राज्य निर्वाचन विभाग को, अब यह शिकायत भेजी जाएगी। सीकर के फतेहपुर से खबर है, जहां पर झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी नेता आपस में उलझ गए। इस दौरान नौबत हाथापाई की आते आते रह गई। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। बताया जा रहा है कि श्रवण चौधरी विधानसभा चुनाव में हार के कारणों का जिक्र कर रहे थे। इसके बाद विधानसभा प्रभारी के जानू ने कहा, व्यावहारिक राजनीति में भावुकता से काम नहीं चलता। इस दौरान कई कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और प्रभारी के जानू से उलझ पड़े। कई कार्यकर्ता तो नारेबाजी करते हुए मंच पर चढ़ गए। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया। मोटा मोटी मनमुटाव नहीं है। जो तत्काल समय में विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें जो कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं पार्टी से, कि किसी ने 2 बार टिकट लिया है, किसी ने 1 बार टिकट लिया है, निश्चित रूप से श्रवण जी हमारी पार्टी में आए हैं। उनका हक है इस चुनाव में, उनके साथ जो बागी लड़े उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया रहती है, तो संगठन के कार्यकर्ता के नाते रोकना टोकना संगठन की जिम्मेदारी है। और प्रत्याशी की उपस्थिति में जिस प्रकार की भाषा उत्साह रहता है, उसमें कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी जो भावावेश है उसको नहीं रोके तो टोक देना चाहिए। इससे अधिक कुछ नहीं। पार्टी में सब समन्वित हैं, सब साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ करेंगे। पार्टी के जितने मोर्चा प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष सब साथ काम कर रहे हैं। अजमेर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी नामांकन दाखिल करेंगे। 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित समारोह स्थल में अभी जनसभा हो रही है। रैली में पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और रैली के बाद दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। और ये देखिए किस अंदाज में, यहां अपनी पगड़ी जमीन पर रखकर फिर उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए उन्होंने पगड़ी धारण की। नामांकन पत्र भी कुछ देर बाद दाखिल करेंगे। अभी फिलहाल यहां पर जनसभा यहां पर कांग्रेस की रखी हुई है। सभी कार्यकर्ता यहां पर कांग्रेस से जुड़े हुए पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के समर्थन में किस तरह से माहौल बनाया जाए अजमेर में, इसको लेकर चर्चा हुई है। भीलवाड़ा में एक अनोखी नामांकन रैली देखने को मिली। बैलगाड़ी पर बैठकर उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए निकले। मोतीलाल सिंघानिया द्वारा नामांकन भरा जा रहा था और ये देखिए बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन भरने के लिए पहुंचे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन भरा है। बैलगाड़ियों पर बैठकर निकले समर्थकों के साथ और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन इनकी तरफ से भरने का कार्यक्रम। राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ऐसे में अब एडहॉक कमेटी आरसीए को चलाएगी। एडहॉक कमेटी में विधायक जयदीप बिहानी को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा मौजूदा आरसीए कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह, पवन गोयल, रतन सिंह, हरीशचंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह को कमेटी का सदस्य बनाया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आरसीए में भी उठापटक शुरू हो गई थी। इसके बाद तत्कालीन आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद धनंजय सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। अब एडहॉक कमेटी लोकसभा चुनाव के बाद आरसीए के चुनाव करवा सकती है।
राजस्थान क्रिकेट हमेशा विवाद में रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया कि हम जहाँ जहाँ विवाद है वहाँ पर एक तटस्थ निर्णय लेने वाला, खेल को बढ़ावा देने वाला एक कमेटी बनाएंगे। इसी के तहत आदरणीय विजयाताई, माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि पुरानी कमेटी को भंग करके एक एडहॉक कमेटी बनाई जाए। आप सब ने मेरे को एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाने के लिए जो मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं सभी उच्च पदस्थ नेताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के लिए ये कमेटी, इसमें राजस्थान क्रिकेट के सभी सूझवान व्यक्ति शामिल हैं, निर्णय लेगी और राजस्थान के क्रिकेट का भविष्य उज्जवल होगा। फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 16 मार्च से अब तक 2087 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से रिटर्निंग अधिकारियों ने 739 शिकायतों को सही पाया और उनका तय समय सीमा में निस्तारण भी किया, जबकि 32 शिकायतें गलत पाए जाने पर उन्हें खारिज कर दिया गया। 6 शिकायतें अब भी जांच दलों और रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा लंबित है। चुनाव आयोग के मुताबिक लोग मोबाइल ऐप पर शिकायत कर रहे हैं। ऐप के जरिए मिल रही शिकायतों पर हर रिटर्निंग अधिकारी को अधिकतम 100 मिनट की तय समय सीमा में ही समाधान करना होता है। सी विजिल ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इससे कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट सबूतों के साथ वहां पर उपलब्ध करा सकता है। ऐप की खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाने का भी विकल्प है। कोई भी व्यक्ति एंड्रॉइड आधारित सी विजिल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। तो मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने पूर्वांचल के जिलों में खौफ पैदा किया, जिस पर हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन इन्हीं सब जुर्मों में 2005 से ही लगातार जेल में रहा और आखिर में जेल में बंद रहते हुए ही मौत हो गई। आइए इस रिपोर्ट में आपको मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली के बारे में हर एक चीज बताते हैं। एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम थे। उन पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 61 मामले दर्ज थे। इनमें 18 मामले हत्या के थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी, मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों और लखनऊ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। कोर्ट मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुना चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे। मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा और मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस के एक केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं। इनमें अक्टूबर 2005 में मऊ हिंसा के आरोप से लेकर 2005 में ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा। इसके साथ ही उनके ऊपर खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी पर कब्जा करने का आरोप लगता रहा। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मामलों में हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में भड़की हिंसा का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा तो उस समय हड़कंप मच गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी एक जेल से दूसरे जेल के चक्कर काटते रहे। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया। कुछ ही समय बाद उन्हें आगरा जेल शिफ्ट किया गया, जहां से उन्हें बांदा जेल भेज दिया गया। हालांकि एक मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी पर जेल से ही गैंग चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक
गिरोह बता दिया। मुख्तार अंसारी पर 2005 में जेल से ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 5 साथियों की हत्या का भी आरोप लगा था। असल में 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए थे। मुख्तार पर आरोप लगा कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस मामले में उन्हें अप्रैल 2023 में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि अभी कई और मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। और मुख्तार अंसारी के परिवार का इतिहास देखा जाए तो राजनीति से लेकर जरायम की दुनिया तक फैला था। पूर्वांचल के कई जिलों में अंसारी परिवार का दबदबा रहा। आइए अब आपको इस रिपोर्ट में मुख्तार फैमिली का सियासी सफर दिखाते हैं। माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात मौत हो गई। मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद थे। 3 दशक तक अपराध से लेकर राजनीति में उनकी धमक रही और उनके परिवार का पूर्वांचल की राजनीति में हमेशा से दबदबा देखने को मिला। अंसारी परिवार का असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक देखने को मिला। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई के दौरान 1926 से 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इतना ही नहीं, वो महात्मा गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। वहीं मुख्तार अंसारी के नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर थे, जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। वहीं मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय रहे। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के चचा और कोई नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी थे। मुख्तार अंसारी खुद 5 बार विधायक रह चुके थे। वो 5 बार मऊ सीट से विधायक चुने गए थे। मुख्तार अंसारी ने पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था। दूसरी बार 2002 में उन्होंने पाला बदला और निर्दलीय ही विधानसभा पहुंच गए। तीसरी बार 2007 में भी वो जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे। 2012 में मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2017 में उन्होंने एक बार फिर बीएसपी का दामन थामा और मऊ सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार का सियासी इतिहास लंबा है। उनके सबसे बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से 2 बार विधायक रहे हैं। अब उसी सीट से सिकबतुल्लाह अंसारी के बड़े बेटे मन्नू अंसारी विधायक हैं। मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई अफजाल अंसारी अभी गाजीपुर से सांसद हैं। वो 4 बार सीपीआई और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी महासमर में उतारा है। वहीं मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक बना, जो फिलहाल जेल में बंद है। इस तरह से देखा जाए तो अंसारी परिवार का मऊ और गाजीपुर में सियासी वर्चस्व हमेशा से रहा है, लेकिन दावा है कि मुख्तार की मौत के बाद अब दबदबे वाली राजनीति पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। और बात पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने पोस्टर जारी किया, इसकी करते हैं। इस पोस्टर के जरिए भारत में मॉस्को और कंधार जैसे आतंकवादी हमले करने की धमकी दी गई। जिस संगठन ने यह धमकी दी है उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मुखौटा माना जाता है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का डायरेक्ट मैसेज। पाकिस्तान में तैनात होगी चीन की फौज। पाकिस्तान चीन के नागरिकों को सुरक्षा देने में फेल।
26 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हमला चीनी नागरिकों के काफिले पर हुआ था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने विस्फोटकों से लदे वाहन से चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को टक्कर मार दी। काफिला इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में अपने कैंप की ओर जा रहा था। यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। 20 मार्च को बलूचिस्तान में भी चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। 2022 में भी कराची यूनिवर्सिटी के पास चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। 2021 में भी हमला हुआ था जिसमें 9 चीनी नागरिक और एक बच्चे की मौत हुई थी। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज दिया है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए चीन से कर्मचारी आए हैं जिन्हें आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। लिहाजा चीन अब अलर्ट है और पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान के पसीजते दिल को देखते हुए सूत्रों के मुताबिक अब चीनी फौज पाकिस्तान में पहरा देगी, जिसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी वो पोस्टर जिसमें भारत और चीन ही नहीं 4 देशों में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। इस पोस्टर को बहुत गौर से देखिए। पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले, चौराहे पर इसकी चर्चा हो रही है। पोस्टर पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर हर भारतीय के ज़हन में एक साथ 2 बातें आएंगी। पहले तो खून खौल उठेगा और फिर जोर की हंसी आएगी। तो सवाल है कि ऐसा क्या है इस पाकिस्तानी पोस्टर में? भारत है, चीन है, डेनमार्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। धमकी दी गई है कि इन 4 देशों में मॉस्को और कंधार जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया जाएगा। पोस्टर में कंधार हमले और मॉस्को हमले के फोटो भी लगाए गए हैं। मतलब ये कि रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान बम बनाएगा, बारूद बिछाएगा, 1-2 नहीं 4 देशों को एक साथ उड़ाएगा, दहशत फैलाएगा। अब आते हैं इस पोस्टर की सच्चाई पर। किसने जारी किया है ये पोस्टर? पोस्टर चिपकाने का मकसद क्या है और पोस्टर किस आतंकी संगठन ने चिपकाया है? डिटेल देखिए। इस पोस्टर को जारी किया है एसएचबी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने। खुफिया सूत्रों का दावा है कि यह संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मुखौटा संगठन है और इसका मकसद आतंकवादी संगठन के नाम पर भारत में आतंक मचाना है। इस संगठन के पोस्टर में अन्य देशों के नाम इसलिए दिए गए हैं जिससे लोगों को यह न लगे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर भारत को धमकी जारी की गई है। मॉस्को को खून से रंग देने के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के मंसूबे बुलंद हैं। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में बंदूकधारियों ने 133 लोगों को भून डाला। 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूरा रूस थर्रा गया। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली आईसिस के ब्रांच आईसिस केपी यानी खुरासान ब्रांच ने। यह खुरासान ब्रांच तहरीके तालिबान पाकिस्तान की टूट के बाद ही अस्तित्व में आया था। मॉस्को हमले के बाद इंटरनेट पर ऐसी कई खबरें दिखी जिसमें पाकिस्तान के आतंकी हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में वह भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात करा के अपने यहाँ के अवाम का ध्यान भटकाना चाहता है। इसके पहले भी आतंकवादी संगठन आईएसकेपी ने दुनिया के दूसरे देशों में आतंक का कहर मचाने का पोस्टर जारी किया था। भारत में सीमा पार से घुसपैठ जिस तरह से रुके हैं उसने पाकिस्तानी फौज और उनकी पनाह में जिंदा आतंकवादियों को बौखलाहट से भर दिया है। बार गश्ती सड़कों, फ्लड लाइटिंग सिस्टम और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण कर भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को सीमा से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के पास जम्मू कश्मीर पर कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। पाकिस्तानी हुक्मरान के पास अवाम के सामने कश्मीर को सुलगाते रहने का कोई ताजा और टटका बहाना नहीं मिल रहा। लिहाजा कंधार जैसी आतंकी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। कंधार कांड के दौरान ये वो 3 आतंकी थे जिन्हें भारत को छोड़ना पड़ा। कंधार दोहराने की बात इस पोस्टर में इसलिए की जा रही है। 24 दिसंबर 1999 की शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC
814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी उसे हाईजैक कर लिया गया और कंधार ले जाया गया। अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग की थी। उस वक्त भारत को समझौता करना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान के आतंकवादी अगर मॉस्को और कंधार जैसी वारदातें अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं, तो उनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत तय है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही, तो दुर्भाग्य के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चलें, जयपुर से बड़ी खबर यह है कि बिजली सप्लाई गड़बड़ा गई है। दरअसल हीरापुर स्थित 220 केवी जीएसएस में तकनीकी खामी आई है, जिस वजह से बिजली की जो सप्लाई है वो फिलहाल गड़बड़ हो गई है। आधे जयपुर में बिजली सप्लाई गड़बड़ा गई है। हीरापुर जीएसएस पहुंची है बिजली विभाग की इंजीनियरों की टीम। लोड शिफ्टिंग करके कुछ इलाकों की सप्लाई सुचारू करने की कोशिश की जा रही है या हो भी गई है, और अभी भी कई इलाकों में बत्ती गुल है। तो इंजीनियर की टीम फिलहाल पहुंच गई है। कुछ इलाकों में जहां पर बिजली गड़बड़ाई थी वहां पर सप्लाई सुचारू हो गई है, लेकिन अभी भी जयपुर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बत्ती गुल मानी जा रही है। हाई बर्डन की वजह से ये मामला गड़बड़ाया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से ही बताते चले। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोडाला थाने का सब इंस्पेक्टर ट्रैप नजर आया है। 20,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये और कोई नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर अशोक को अरेस्ट कर लिया गया है। तो सब इंस्पेक्टर ही 20,000 की घूस लेते हुए अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोडाला थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोडाला थाना पुलिस का ये सब इंस्पेक्टर है जो 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर का नाम अशोक है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। खबर पर संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, सब इंस्पेक्टर ही घूस लेते हुए गिरफ्तार। विष्णु, आवाज मिल रही है आपको? चलिए खबर आपको फिर से बता रहे हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोडाला थाने का सब इंस्पेक्टर है जो कि 20,000 रुपए घूस ले रहा था, और उसी दरमियान एसीबी को सूचना मिली। सूचना के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई की और सब इंस्पेक्टर को 20,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। सोडाला थाने में ये जो सब इंस्पेक्टर है ये कार्यरत था। विष्णु हमसे फिर से संपर्क करने के लिए तैयार है। विष्णु, आवाज मेरी मिल रही है आपको? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो जयपुर कमिश्नरेट के सोडाला थाने का है, जहां पर सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा को आज एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। और ट्रैप की कार्रवाई जो है वो डीआईजी डॉक्टर रवि के निर्देशन में डिप्टी एसपी नीरज गुरनानी इस वक्त कर रहे हैं। इस वक्त डिप्टी एसपी नीरज गुरनानी की जो टीम है वो सोडाला थाने में सब इंस्पेक्टर को ट्रैप करने की कार्रवाई कर रही है। 20,000 रुपए की जो रिश्वत की रकम है लगभग बरामद हो गई है। और अब तक की पड़ताल में ये सामने है कि परिवादी ने एसीपी मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में रिश्वत की मोटी रकम मांगी जा रही है, उसे बार बार परेशान किया जा रहा है। ऐसे में एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया। उसके बाद जब ये लगा कि हाँ रिश्वत की रकम मांगी जा रही है, तब आज एक ट्रैप को रचा गया। परिवादी जब रिश्वत की 20,000 रुपए की रकम लेकर के सोडाला थाने पहुंचा, तब सब इंस्पेक्टर जो कि नाम बताया जा रहा है प्रारंभिक तौर पर अशोक मीणा, उन्होंने रिश्वत की रकम को लिया और तभी डिप्टी एसपी नीरज गुरनानी की टीम ने सब इंस्पेक्टर को ट्रैप कर लिया। तो फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है और वहीं पर सब इंस्पेक्टर के आवास की भी तलाशी के लिए एसीबी टीम को गठित किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी खबर आपको सिरोही से बताते चले कि रेवदर में 4,90,000 रुपए बरामद हुए हैं। एफएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4,90,000 रुपए बरामद किए हैं। महीखेड़ा चिनार बोर्ड पर कार से जब्त किया गया है ये 4 लाख से ज्यादा का कैश, 4,90,000 रुपए कैश
कार से जब्त किया गया है। महीखेड़ा चुनाव बोर्ड पर कार से ये जब्त किया गया है कैश। सिरोही से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस। लोकसभा चुनाव को लेकर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा रकम क्योंकि आचार संहिता पे आप लेकर नहीं जा सकते हैं, ये ना सिर्फ सरकारी तंत्रों के ऊपर बल्कि आम जनता के ऊपर भी लागू होता है। चेकिंग के दरमियान एक कार में 4,90,000 रुपए दिखाई पड़े, जिसको जब्त कर लिया गया। रेवदर में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सिरोही के रेवदर में लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। कार से ये कैश जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूरे कार्रवाई को देगी अंजाम कि क्यों काश लाया, अब सोर्स बताना पड़ेगा कि ये पैसे किस एवज में लेके जा रहे थे, कहां से लेकर जा रहे थे, पूरा डॉक्यूमेंट अब बताना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसका करना पड़ेगा। नहीं बता पाएंगे तो पुलिस आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। फिलहाल बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं, सिरोही के रेवदर में लाखों रुपए बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो सिरोही के रेवदर में लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है राजस्थान में पुलिस। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4,90,000 रुपए कैश कार से किए गए हैं बरामद। रेवदर में ये बड़ी कार्रवाई को दिया गया है अंजाम। और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको